Welcome to Ajmal IS Academy. Today we'll be discussing current affairs from 15th of November to 21st of November. So let's start. The first topic is related to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, and the news says that there has been a considerable decline in the employment generation potential of Manrega scheme. Alright, but before delving into the reasons why the employment is declining under Manrega, we need to know what Manrega is. Alright, so let's start. So Manrega is a flagship scheme of Government of India for employment generation, which has been brought forth by Manrega Act in the year 2005. Plenty of times questions have come in prelims examination, in different exams, that when was this act was passed from the parliament. Alright, next, this scheme fulfills Article 41, right to work. So basically Manrega gives right to livelihood, right to livelihood. Alright, अब livelihood दे रही है तो कितना livelihood होगा? 100, minimum of 100 days of unskilled manual work. तो कौन सा वर्क है? अनस्किल्ड है. कितने दिन का है? 100 डेज, 100 दिन का है. ठीक है, ठीक है. डिमांड ड्रिवन है. डिमांड ड्रिवन क्या है? डिमांड ड्रिवन. अगर कोई इंसान रूरल एरियाज में डिमांड करेगा कि उसे वर्क चाहिए, तो अंडर मनरेगा ही इज बाउंड टू गेट द वर्क एंड द गवर्नमेंट इज मैंडेटेड टू गिव द वर्क. सो इफ एनी वन ऑफ the citizen of this country in rural areas asks for, demands for work from the government, they are mandated to provide the jobs in a span of 15 days. 15 दिन के अंदर अंदर अगर जिसने भी डिमांड किया जॉब का उसको नहीं मिली जॉब, तो उसको मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फ्रॉम गवर्नमेंट. क्या मिलेगा उसको? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. ऑल राइट, फाइन, ठीक है. इसमें इस स्कीम में एक कॉन्सेप्ट है सोशल ऑडिट का. क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट. सोशल ऑडिट जो है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का फॉर्मेट है. डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, और इसके अंदर जो ग्राम सभा होगी, जो गांव की ग्राम सभा होगी, क्या होगी? ग्राम सभा. क्या होगी? ग्राम सभा. वो इस चीज़ को चेक करेगी कि कितना पैसा एलोकेट किया गया था मनरेगा स्कीम के अंदर, कितना लोगों को जॉब्स प्रोवाइड किया गया है स्कीम के अंदर, और क्या क्या असेट्स क्रिएट किए गए हैं. सो बेसिकली ये एक मैकेनिज्म है करप्शन को रोकने का, फ्रॉम करप्शन को रोकने का, जिससे कि गांव के लोग ही इस चीज़ को देख सके, अच्छे से इम्प्लीमेंट करा सकें इस स्कीम को, और इसमें जो लो लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है वो इसमें इंटरफेरेंस ना कर पाएँ. ऑल राइट, आगे देखते हैं. ये जो मनरेगा एक्ट बना है विच लेड टू राइट टू लाइवलीहुड, इसकी स्टार्टिंग हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था मजदूर किसान शक्ति संगठन. तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने मोबिलाइज किया, एजिटेट किया, फिर इसके एफर्ट्स के बाद मनरेगा एक्ट जो है आया. आगे देखते हैं अचीवमेंट्स क्या हैं. अचीवमेंट्स क्या रहे हैं मनरेगा के? देखिए, मनरेगा स्कीम 2005 पे आई, अभी 2025 चल रहा है, तो 20 साल हो चुके हैं इस स्कीम को आए हुए. एंड वेरी लाइकली मेंस में इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मनरेगा स्कीम. तो अचीवमेंट्स पे अगर हम बात करें तो इसने जो है एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है. कैसे काम किया है? मनरेगा स्कीम के अंदर बहुत सारे पॉन्ड्स खुदवाए गए, ठीक है, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स चलाए गए, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कराने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए. तो इस लिहाज से मनरेगा स्कीम ने एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन किया है, ठीक है. फिर इसने वुमेन एम्पावरमेंट किया है. क्या किया है? वुमेन एम्पावरमेंट. आपको मैं बता दूं, वन थर्ड बेनिफिशरीज मनरेगा स्कीम के अंदर कौन है? फीमेल्स हैं. 1/3 बेनिफिशरीज कौन है? फीमेल्स. सो मनरेगा स्कीम के अंदर 1/3 जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो फीमेल्स है. तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स लीडिंग टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, लीडिंग टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन. ऑल राइट, ठीक है. फिर इसके बाद जो है रूरल एरियाज में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिएट किया गया है. क्या क्रिएट किया गया है? रूरल इंफ्रा.
क्या क्रिएट किया गया है? रूरल इंफ्रा इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज हाउसेस एटसेट्रा। तो जो है मनरेगा स्कीम के अंदर गांव के लोगों को गांव में ही काम मिला है, गांव के लोगों को गांव में ही काम मिला है, और उन्हीं लोगों से गांव के ही डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। तो इससे क्या रुख होगा? इससे जो गांव से लोग शहर जाते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए, वो कम होगा, वो रुकेगा। तो माइग्रेशन को कर्व किया है मनरेगा स्कीम ने। ऑलराइट, ठीक है। फिर इसके बाद SC/ST अपलिफ्टमेंट, SC/ST अपलिफ्टमेंट। आप देखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरीज आप पाएंगे मनरेगा स्कीम में, उसमें ज़्यादातर SCs एंड STs होते हैं। ऑलराइट, तो इनका अपलिफ्टमेंट हुआ है। पावर्टी रिडक्शन हुआ है। देखिए 2005 में जब ये स्कीम आई थी, तो उसके बाद से जब से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उस वक्त इंडिया में गुड नंबर ऑफ पीपल वर बिलो पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन, ठीक है। और अभी की डेट, अभी की जो रिसेंट की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, और उसमें आप देखेंगे कि पावर्टी हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली इन द कंट्री। तो मनरेगा जो है वो प्रूफ किया है मनरेगा ने अपने आप को दैट इट इज एन एंटी पावर्टी पिल, एंटी पावर्टी पिल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोविड-19 के दौरान बहुत क्राइसिस में मनरेगा स्कीम ने हेल्प किया। जैसे ही कोविड शुरू हुआ, वैसे ही जो लेबर्स थे इंडिया में, वो वापस अपने गांव जाना शुरू किया। और जब लेबर्स ने शहरों से छोड़ के गांव पहुंचे हैं अपने यहाँ, तो मनरेगा स्कीम के अंदर उनको जॉब्स मिल पाई हैं। एंड गवर्नमेंट ने इमीडिएटली रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस शो करते हुए मनरेगा स्कीम का फंड सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया था। ऑलराइट, सो क्राइसिस मैनेजमेंट ड्यूरिंग कोविड-19। ऑलराइट, आगे देखते हैं अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रही है मनरेगा स्कीम में, एंड क्यों एम्प्लॉयमेंट जो है जो डिक्लाइन कर रहा है। क्योंकि द न्यूज सेज कि मनरेगा द एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा हैज फॉलन फ्रॉम 35 मिलियन वर्कर्स इन जून टू 13 मिलियन इन अक्टूबर 2025। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि मनरेगा जो कि एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है हमारे रूरल इंडिया के लिए, हमारे गांव के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है लोग अब डिमांड नहीं कर रहे हैं जॉब्स का। तो क्यों डिमांड नहीं कर रहा है, आइए इसको देखते हैं। रीजंस फॉर डिक्लाइन। तो पहली चीज़ क्या है? नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए गांव में जो लोग रह रहे हैं, जिनके लिए ये स्कीम आई थी, रूरल एरियाज़ के लिए जो ये स्कीम आई थी, तो इसमें जो है ये नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने लगी हैं आजकल। गांव में नई नई तरीक़ों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। लोग अपने आप को फिशरीज़ एंड अलग अलग तरीके की अलाइड एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं अलॉन्ग विद फार्म अपॉर्चुनिटीज़। तो इसलिए भी लोग मनरेगा के अंदर डिमांड नहीं कर रहे हैं। फिर डिलेड वेज पेमेंट्स। तो एक बहुत बड़ा इशू है मनरेगा का कि जो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं होता है, ठीक है। कई बार एक महीना, दो महीना, तीन महीना तक जो है वर्कर्स को वेट करना पड़ता है अपने वेजेस के लिए। तो ये इसलिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिस्करेज कर रहा है रूरल इंडिया में लोगों को इस मनरेगा के अंदर जॉब सीख करने के लिए। नेक्स्ट इज रिवीजन ऑफ वेजेस। रिवीजन ऑफ वेजेस नहीं होता टाइमली, मतलब जो वेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं मनरेगा में, उनको इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है देश में, उस हिसाब से वेजेस का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है अंडर मनरेगा, विच इज ऑल्सो मेकिंग पीपल रिलक्टेंट ऑफ द स्कीम। डिजिटल बैरियर्स। देखिए क्या होता है, जो जॉब कार्ड्स होते हैं अंडर मनरेगा वो सीडेड होते हैं विद आधार, और आधार सीडिंग की वजह से कई बार ऑथेंटिकेशन इश्यूज आते हैं। क्या आते हैं? ऑथेंटिकेशन इश्यूज आते हैं। क्या आते हैं? ऑथेंटिकेशन इश्यूज। तो वेरिफिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं, ऑथेंटिफिकेशन के इशू आ रहे हैं, EKYC नॉर्म्स के इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार लोगों का वेजेस फंसता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग रीजन। फर्दर आप देखेंगे बजट कंस्ट्रेंट्स एंड प्रोसीजरल टाइटनिंग में आप देखेंगे जो असेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो मनरेगा के अंदर असेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, पहले तो जो जितने क्रिएट करने चाहिए, जिस हिसाब से फंड एलोकेशन हो रहा है उस हिसाब से फंड्स बनाए, एसेट्स नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं। और जो भी असेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं वो उतने क्वालिटी के हिसाब से उतने अच्छे नहीं हैं, उतने ड्यूरेबल नहीं हैं। ऑलराइट, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है इन टर्म्स ऑफ कि कुछ क्रिएट किया गया है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है अंडर द स्कीम। ऑलराइट, जो रोड्स हैं वो बहुत जल्दी टूट रही हैं, जो पॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं वो उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं। सो ये भी एक इश्यूज हैं, ठीक है। फिर अच्छा, इस ईयर अगर देखा जाए तो मॉनसून नॉर्मल हुआ है, एंड जून से डिक्लाइन होना शुरू हुआ है
मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट, और आप देखेंगे जून जुलाई के आसपास खारिफ सीजन की सोइंग होती है, खारिफ क्रॉप की सोइंग सीजन है वो, ठीक है ना। तो द डिक्लाइन इन मनरेगा स्कीम इज इट इज मैचिंग विद सोइंग सीजन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जब फार्म अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो लोग मनरेगा में क्यों जाएंगे? सो एवरीवन वुड प्रेफर टू सो देयर ओन फार्म्स एंड वर्क इन द फील्ड्स। So these are few reasons why there has been a considerable decline of for the employment under मनरेगा scheme. आगे देखते हैं। तो what should be done to undo the issues under the scheme? What we can do is we can timely wage payments provide करा सकते हैं, डिजिटल प्रोसेसिंग को हम लोग जो है स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं जिससे कि हासल फ्री ऑथेंटिकेशन हो सके वर्कर्स का। एडिक्वेट एंड फ्लेक्सिबल फंडिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से हम बजट को इंक्रीज करा सकते हैं, एंड फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग को हम उसको फ्लेक्सिबल रखें एज पर द नीड्स ऑफ द पीपल, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ना सेट किया जाए, स्टेट वाइज डिमांड के हिसाब से उसको अलोकेट किया जाए। फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्क पे फोकस कर सकते हैं, हम लोग मनरेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, जैसे कि ऐसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कराएं हम वाया मनरेगा इन रूरल एरियाज, जिससे कि हमारा हमारे INDC टारगेट्स, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स मेट किए जा सकें। तो हम उस लेवल पे भी जो है इसको देख सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं मनरेगा को, कि सिर्फ कुछ रोड्स एंड पॉन्ड्स तक ही सीमित ना रखें इस स्कीम को, और भी फील्ड्स में हम इसे यूज़ करें। सोशल ऑडिट्स करने का हम तरीका और ज़्यादा अच्छे से करें, और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं उसको, ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा उसमें लेके आएँ। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट मनरेगा स्कीम. Let us do a MCQ quickly, an MCQ on मनरेगा, so that the whole scheme gets clear to you. ठीक है? So the question says, consider the following statements regarding Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. The first statement says, मनरेगा mandates that at least one third of the beneficiaries should be women. I have told you earlier in the video that 1/3 beneficiaries need to be women, so this statement is right. The next statement is, the scheme guarantees 100 days of wage employment. 100 days of, that is okay, no issues with that. Per adult member. No, this is not the case. Per household. All right, per household. ठीक है, so this statement is wrong. Third, social audit of मनरेगा is a statutory requirement. So social audit and must be conducted by Gram Sabha. So social audit is conducted by the Gram Sabha of the villages, and it is a statutory requirement because under मनरेगा Act, it has been mentioned that there needs to be social audit under मनरेगा scheme. All right. So this is also correct. Unemployment allowance becomes payable if work is not provided within 15 days of submitting the job application. अगर 15 दिन तक जॉब नहीं मिलती है, डिमांड करने के बाद भी, so the government is mandated to give unemployment allowances. All right, so this is correct. So second option is wrong. ये गया, this one gone. This is the right answer. All right, ठीक है. So let's move forward. The next news is on ultra processed food. So there have been plenty of articles in the recent times that processed food and ultra processed food consumption in this country is increasing day by day, so which has plenty of health issues for the population at large and society respectively. ठीक है? So first of all, we should know that what are ultra processed food. Foods produced through industrial processing containing additives such as emulsifiers, fats, preservatives, colorants and flavors. जो भी सामान हम लोग जो मार्केट से खरीदते हैं, जैसे चिप्स हो गए, आपका जो है बर्गर, पिज़्ज़ा, ऑल दीज थिंग्स, ये क्या हैं? ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं. इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसमें जो है कलरेंट्स होते हैं, अलग अलग इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं, विच आर नॉट हेल्दी. दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी, नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी. एंड इनका कंजम्पशन बढ़ाने से क्या होता है? हेल्थ इश्यूज सच एज डायबिटीज, लंग इश्यूज, हार्ट अटैक and other non-communicable.
डिजीजेस, ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे किडनी इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप देखेंगे इंडिया हैज़ बिकम अ हब ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। बहुत तेज़ी से इंडिया में राइज हो रहा है, बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन दिस कंट्री। इंडिया ऑलरेडी डायबिटीज़ कैपिटल है वर्ल्ड का, डायबिटीज़ कैपिटल, ठीक है। और ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड डिस्पाइट ऑफ बीइंग कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव दे लैक न्यूट्रिएंट्स, they lack proper nutrients which are needed by human body. For example, women in this country, approximately 50% women in this country are anemic. They are anemic, they lack iron in their blood. All right, so these are the issues with ultra processed food. And let me show you some ultra processed food. Cookies, ice cream, soft drinks, toffees, artificial, fruit juices, chips, noodles, ठीक है, all these things, these are ultra processed food. These are high in salt, in sugar, unhealthy fats, low in fiber and micronutrients, strongly linked to obesity. आपका मोटापा बहुत तेजी से बढ़ेगा, एंड मोटापा एंड जैसे जैसे फैट या बॉडी का वेट बढ़ने लगेगा तो दैट वुड लीड टू डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स दैट योर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन इन योर ब्लड. Fatty liver and other cardiovascular diseases, diseases such as atherosclerosis, heart attacks, heart failures, etc. GERD, gastroesophageal reflux disease, etc. Plenty of other diseases. So what we need to do is maintain a healthy diet, should focus on taking a healthy diet, avoiding these ultra processed foods, which will definitely help us to live a longer and a better and a healthy life. ठीक है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लेके आए हैं टू फाइट दिस चैलेंज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इंक्रीजिंग इन दिस कंट्री, लाइक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, आयुष्मान भारत स्कीम, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, पोषण अभियान स्पेशली फॉर फाइटिंग माल न्यूट्रिशन, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट इज फिट इंडिया मूवमेंट. Fit India movement, this is an awareness generation program in which the government emphasizes via different mechanisms to make people aware and change their behavior and attitude towards life, and restrict these unhealthy diets and follow a balanced diet approach with focus on exercise. Okay, so it promotes physical activity and healthy lifestyle. Fine, so let's move forward. The next news is on index of 8 core industries, and before knowing this, what is this index of 8 core industries, we need to know about index of industrial production. ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो जो इंडेक्स होता है किसी भी चीज़ का, इंडेक्स मैं बताऊं आपको, किसी भी चीज़ का इंडेक्स बेसिकली ये हमें हेल्प करता है मेजर करने में कि कैसी ग्रोथ या फिर डिक्लाइन रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के आउटपुट में. फॉर एग्जांपल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि हमारी इंडस्ट्रीज़ किस लेवल पे ग्रो कर रही हैं. इस इंडेक्स में हम क्या करेंगे, ओवर द ईयर हम प्लॉट करेंगे, मेजर करेंगे कि किसी पर्टिकुलर ईयर के किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना ग्रोथ था, और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे आने वाले सालों में, ठीक है, और उसके हिसाब से हम असेस करेंगे कि ग्रोथ बढ़ी है या कम हुई है या ज़ीरो रही है. ऑलराइट, सो फॉर दैट वी नीड टू नो अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज नथिंग बट a mechanism to know the output of our industries, our manufacturing units, our factories, etc. So measures the volume of इंडस्ट्रियल आउटपुट इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा कैसा ग्रोथ है, माइनिंग में हमारा कैसा ग्रोथ है, इलेक्ट्रिसिटी से जनरेशन में हमारी कितना ग्रोथ हुआ है. इन 3 चीज़ों पे मेनली बेस करता है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. और इसी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% कॉम्पोनेंट जो है, 40% कितना, 40% कॉम्पोनेंट जो होता है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज से आता है.
8 कोर इंडस्ट्रीज से आता है, और इन्हीं 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को मेजर करने का तरीका है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ऑल राइट, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। चलिए इसमें देख लेते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन पब्लिश करता है। सो इट इज पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑल राइट, एंड बेस ईयर इसका क्या है, 2011-12। सो बेस ईयर इज 2011 एंड 12। अब चलते हैं वापस इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में। 8 कोर इंडस्ट्रीज ने जो है अभी रिसेंटली 0% ग्रोथ आई है उनकी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। तो क्या मालूम चला हमें कि जो हमारी जो मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% कंपोनेंट कंट्रोल करती है, उसका ग्रोथ रेट 0% के आसपास आया है। ऑलराइट, तो कुछ उन 8 कोर इंडस्ट्रीज में कुछ इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हुई है और कुछ इंडस्ट्रीज ने बैक ट्रैक किया है, जिसकी वजह से एवरेज जो ग्रोथ आया है वो 0 निकल के आया है। अब क्वेश्चन इस पे बनता है कि व्हाट कंप्राइजेस 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज में जो आती हैं। इस पे कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है। द 8 कोर सेक्टर्स आर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम कंपोनेंट। तो इन ऑल दीज 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा कंपोनेंट इंडेक्स में होता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। ऑल राइट, फर्टिलाइजर्स लोवेस्ट कंपोनेंट, रिफाइनरी का होता है अप्रॉक्सीमेटली 29%। ऑल राइट, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये लोएस्ट कंपोनेंट होता है 8 कोर इंडस्ट्रीज में इनका। ऑल राइट, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज में, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑल राइट, चलिए इसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका रहेगा, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का रहेगा 28 से 29% के बीच में, एंड फर्टिलाइजर्स का लोएस्ट कंपोनेंट रहता है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन पब्लिश करता है, कौन रिलीज करता है? सो इट इज द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस पे भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन निकालेगा। सो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड टुगेदर दे फॉर्म 40% ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या रीजन है, क्यों डिक्लाइन कर रहा है बहुत ज़्यादा? ये जो जीरो ग्रोथ रेट आई है 8 कोर इंडस्ट्रीज की, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए भाई, वीक डोमेस्टिक लेवल पे डिमांड नहीं हो रही है, डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है ना। ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया के मार्केट में, और एक्सपोर्ट का डिमांड भी जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। आप देखेंगे अभी यूएसए ने टेरिफ मारा, यूक्रेन रशिया वॉर, एंड प्लेंटी ऑफ disruptions in global supply chain, which has led to deglobalization trends, and as a result of which global demand has weakened, so ये एक रीज़न है। फिर इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आप जो है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों को इंपोर्ट कराने का कॉस्ट, एक्सपोर्ट कराने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इनपुट कॉस्ट भी ज़्यादा होने की वजह से आपका डिमांड वीक आई है। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि हम बताएं आपको, हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर का मैं स्पेसिफिकली बताऊं, फर्टिलाइज़र सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है LNG, and India had to face a lot of issues in timely procuring LNG to increase production in fertilizer sector. So this also led to decline in the production of fertilizer sector as well. Poor logistics, port congestion, freight delays, etc. Some structural issues like crude oil एंड नेचुरल गैस में इंडिया में बॉम्बे हाई है और फिर आसाम की ऑयल फील्ड्स हैं, तो ये काफ़ी पुरानी ऑयल फील्ड्स हो गई हैं जिनका प्रोडक्शन, जिनका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अब डिक्लाइन कर गया है बिकॉज ऑफ
aging oil fields. So when the raw material isn't available, how can the industries prosper? All right, so this is an issue. Aging oil fields, slow adoption of advanced extraction. So technological issues, and obviously India में technological upgradation is very slow and at a very retarded rate. This is also an issue. Fertilizer sector में decline इसलिए है, high dependence on LNG for urea plants. Plant shutdowns for maintenance. Plenty of times नए नए plants खोले जाते हैं, but due to lack of environmental clearances and land acquisition issues, projects do not start, and as a result of which good amount of investment gets wasted. So these are also few issues why the 8 core industries are suffering in terms of growth, while environmental delays and all. Monsoon, especially one main reason for construction sector not to perform is monsoon. अभी पिछले कुछ दिनों में monsoon रहा इंडिया में, and during monsoon season demand for steel, demand for cement and other stuff declines a lot because of monsoon, because construction activity declines during this period. All right, flooding was there in few parts of India, which also reduced the demand in some of the states. चलिए एक MCQ देख लेते हैं with respect to 8 core industries. Electricity, the first statement says electricity has the highest weight among 8 core sectors. Electricity has the highest weight among 8 core sectors. So this statement is wrong. It is the refinery products. It is refinery products. It is refinery products that has the maximum contribution in the 8 core sectors. The 8 core sectors account for more than 1/3 of weight of IIP. So yes, this statement is correct, because approximately 40% of IIP comes from 8 core industries, which approximately round off, it's like 1/3. All right, so option first is wrong, option 2 is correct, this is wrong, this is wrong, so B is the answer. Fine. So let's start with another news. The next news is flexible inflation targeting, India's balanced approach. So flexible inflation targeting, देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है. इन्फ्लेशन, let's start with this. What is inflation? I think first I need to explain what inflation is. तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है कि विद टाइम जब परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइंस और द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, दैट कंडीशन इज नोन एज इन्फ्लेशन. ऑल राइट, सो दैट कंडीशन इज नोन एज इन्फ्लेशन. इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का टास्क दिया है किसको? आरबीआई को, जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया का. तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में इन्फ्लेशन एक नैरो बैंड में, एक नैरो रेंज में रहे, ना ही बहुत ज़्यादा हो जाए और ना ही बहुत कम हो जाए. और इस चीज़ को मेंटेन करने का टास्क दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया along with monetary policy framework agreement with the government has come up with this target of 4% ±2. So RBI को इंडिया में जो इन्फ्लेशन है उसको एक नैरो रेंज में 4 ±2% के रेंज में रखना पड़ता है. मतलब 2 से लेके 6 के बीच में इंडिया में इन्फ्लेशन का एक ऑप्टिमल रेट रहना चाहिए. ये टारगेट है किसके पास? आरबीआई के पास. और किसने दिया है आरबीआई को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. ठीक है, तो ये जो रेंज है, ये जो बैंड है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो फॉलो हो रहा है इंडिया में, मार्च 2026 में एक रिव्यू मीटिंग होगी कि इस बैंड को चेंज करना है कि नहीं करना है, और उसी पे ही आर्टिकल था. ठीक है, सो इंडियाज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क 4 ±2% कम्स अप फॉर रिव्यू इन मार्च 2026. ठीक है, तो इस यही न्यूज़ थी. बट इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, क्या होता है, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं. ठीक है, क्यों इन्फ्लेशन ज़रूरी है? तो इन्फ्लेशन जैसा मैंने बताया, इट इज़ अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ परचेजिंग पावर. सो आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन करेगी, विच कैन बी रिफ्लेक्टेड इन अ ब्रॉड राइज इन प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम. ठीक है, अब ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन पे इतना फोकस जो है गवर्नमेंट का क्यों है, मतलब क्यों एक नैरो रेंज में ही चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इफ़ द इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वेरी हाई इन्फ्लेशन, तो उसमें क्या होगा? कंजम्पशन एंड स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. इमेजिन करिए, ठीक है,
inflation is increasing day by day and at a very high rate. So then the people will not be able to buy goods and services. And if the people will not be able to buy goods and services, why the supplier will produce those? You getting it? If the inflation is very high, prices rising, prices increasing very much, decline in demand. And when there is decline in demand, factories shut down, job losses, poor state of economy, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब दूसरा देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत कम है। इन्फ्लेशन जब बहुत कम हो जाएगी तो क्या होगा इसमें, दे विल बी नो इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस मोर, बिकॉज दे नो द प्रॉफिट दे अर्न इज वेरी लिमिटेड। तो अगर उनको दिखेगा कि आने वाले टाइम में उनका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ही नहीं बढ़ने वाला है, देन दे विल प्रोड्यूस लेस। व्हेन दे विल प्रोड्यूस लेस, दे विल प्रोवाइड लेस जॉब्स टू पीपल। When they will provide less jobs to people, the production of factories would decline, employment will not be created, and as a result of which economy would not be in a good condition. All right? So इसीलिए एक ऑप्टिमल इन्फ्लेशन रेट रहना चाहिए जिसमें प्राइस राइज हो तो किसको इंसेंटिव हो जाए, सप्लायर्स को इंसेंटिव हो, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, नई जॉब्स क्रिएट हो, नई जॉब्स क्रिएट होंगी तो नए लोगों के पास में पैसे आएंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा एंड इकोनॉमी वुड बी इन अ healthy condition. So that is why an optimal amount of inflation is very much necessary for an economy, and that is why the target of inflation targeting has been is always taken in India. ठीक है? So let's move forward. Now we are done with inflation and what is inflation targeting. I think we should tell you some inflation indexes. इंडिया में inflation को measure करने के indexes कौन कौन से हैं? तो एक इंडेक्स है इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स. इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इट इट कैप्चर्स द प्राइस राइज एट द होलसेल लेवल, and it does not includes services, ठीक है, no services are there, ठीक है. Then there is CPI combined. This is a very important index because RBI uses CPI to give dearness allowances to calculate whether the inflation is in the narrow band of 2 and 6. So basically it is the CPI which is used as an anchor for inflation in this country. So CPI, Consumer Price Index combined, who releases it? National Statistical Office. Retail prices are taken up in this index. Then this is CPI rural and CPI urban for rural areas and urban areas. NSO. Core inflation, there are two different terms, core inflation and headline inflation. Core inflation is basically when you calculate the inflation indexes excluding food and fuel prices, because food and fuel prices are considered to be unstable. Their price rises very frequently and in a matter of few days. So that is why that adds to instability in the inflation indexes. To get the real gauge of what the inflation level is in the country, we take core inflation, and core inflation is basically CPI excluding food and fuel. All right, so let's move forward. CPI is used for inflation targeting in this country, as I've already told you. So this was all about the news with respect to inflation targeting. In the month of March there would be a meeting, and then maybe there can be some changes or slight changes in the inflation targeting levels in this country. Fine. So another news is, there has been a broad crisis in the microfinance sector. Plenty of articles came recently on the microfinance issue. So we shall begin with this microfinance. Let's take this term
Microfinance. So microfinance, the name itself is clear. Micro means small loans, छोटे छोटे loans, small loans to vulnerable population, ठीक है. Vulnerable population, especially people below poverty line in rural or urban areas, by and large in rural areas. ठीक है. The issue was initially India में there were money lenders थे जो गांव में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दिया करते थे. उसके बाद बैंक्स आए, but banks were not ready to provide loans to these poverty stricken people from poor socio-economic background, and as a result of which emerged microfinance. ठीक है. क्या हुआ, बैंक्स को लगा कि अगर हम अनवर्दी लोन्स देंगे तो उनके एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनको वो लोन्स का जो एक एसेट है वो एसेट ना रह के एक लाइबिलिटी बन जाएगा बैंक्स के ऊपर. और इसीलिए एंड जो पीपल हु वर फ्रॉम पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड कोलैटरल टू बैंक्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच बैंक्स डिक्लाइंड गिविंग लोन्स टू दीज पीपल. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1970s के एरा में इट स्टार्टेड फ्रॉम सेवा बैंक, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन. कुछ फीमेल्स जो काम करने जाती थी, ठीक है, सो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया. सो दे फॉर्म्ड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन विच द फीमेल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड very small amount of money, and they pooled a very small amount of money from each of the females, and what they did was they used to use that money in providing loans to the members of that group only. ठीक है, imagine there are 10 people, so every one of them contributes 10 rupees. ऑल राइट. तो इन सब ने 10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए, ये 100 रुपीज़ हो गए. अब इनमें से इनको ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो इस पूल में से इनको पैसा दे दिया जाएगा. सो दिस इज हाउ माइक्रो फाइनेंस इमर्ज्ड. ऑल राइट. फिर लेटर ऑन व्हेन दिस सिस्टम वर्कड वेरी वेल, नाबार्ड केम अप विद दिस माइक्रो फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स. नाबार्ड, एसएचजी, लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है, linkage program, and this microfinance sector over a period of time proved to be a revolution in the countryside, and इसने बहुत ज़्यादा poverty reduction करने में help किया. and by and large it was the females who were the beneficiaries of these microfinance, especially self-help groups, which 90% comprises of females itself. So females were the most important beneficiaries of this microfinance sector, because when loans, women, financial independence of women, women empowerment, social empowerment. all right. तो जो है ऐसे करके ये सेक्टर बहुत तेज़ी से जो है इट टर्न्ड आउट टू बी अ रेवोल्यूशन इन दिस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन द कंट्री साइड, एंड फीमेल्स गॉट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. देन व्हाट हैपेंड वाज मोर एंड मोर न्यू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स एंड एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में आ गई, और फिर वहाँ से क्राइसिस का होना शुरू हुआ. वील डिस्कस अबाउट इट. लेट्स सी फर्स्ट core features of microfinance: lending of small amount of loans to borrowers belonging to low income groups without collateral. So these are collateral free loans with flexible repayment schedule. थोड़ा सा repayment के schedule में flexibility रहती थी as per the needs, as per the availability of funds with the borrower. तो उसके हिसाब से इसमें flexibility थी. So it was a very good step with respect to rural, especially in rural areas. It operates mainly through NBFCs, self-help groups. Like Seva is a self-help group. उसने अपना एक बैंक बना लिया, सेवा बैंक, Self-Employed Women Association का, स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है.
अच्छा, वुमेन एट सेंटर, women constitute 96 to 99%, 98% of microfinance borrowers in India. So microfinance sector is directly linked with women empowerment and financial independence of women in this country. So 96 to 98% beneficiaries कौन थे इस microfinance sector के? Women थे. Then कहाँ से problem आई इसमें? ठीक है. What was the why is microfinance sector facing a crisis? The issue is पहले इनिशियली इट वाज अ कोऑपरेटिव ड्रिवन मॉडल इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, फिर उसके बाद जो नो गवर्नमेंट बैंक्स नाबार्ड आया एंड द सोल पर्पस वाज टू एंश्योर दैट फंड्स रीच द लो इनकम ग्रुप्स एंड वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके, अपने आप को फाइनेंशियली एबल बना सके, नया नया. सो द आइडिया वाज फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट प्रॉफिट मोटिव. बट जब बाद में प्राइवेट बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आई, दिस वेंचर बिकेम अ मॉडल ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेशन. And from there this problem arises, and the problem was unworthy loans. लोन्स दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं गई, हाई अमाउंट ऑफ लोन्स दिए गए, अनवर्दी लोन्स ऑफ हाई अमाउंट. ठीक है. मल्टीपल लेंडिंग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे, जो एनबीएफसीज थी, व्हाट दे वांटेड वाज प्रॉफिट, तो उन्होंने मल्टीपल लेंडिंग करी. मल्टीपल लेंडिंग, सेम पर्सन ने जाके अलग अलग एनपीएफसी से अलग अलग अमाउंट्स का लेंडिंग किया, एंड उन सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने उनको लोन्स दिए, उनको फंड्स दिए. ठीक है. तो मल्टीपल लेंडिंग हुई. ब्लाइंड लेंडिंग, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है. इसी के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट अवेयर. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट अवेयर कि इतना हाई रेट्स पे अनवर्दी लोन्स दिए जा रहे हैं. सो बेसिकली पुअर ओवरसाइट, पुअर रेगुलेटरी मैकेनिज्म. ऑलराइट. फिर द मैकेनिज्म टू recovery of loans in microfinance institutions का, especially NBFCs and private banks. तो that mechanism was not good. Plenty of times public shaming, है ना, use of muscle power to extract loans from the people, which led to people committing suicide, especially in Andhra Pradesh. There was a very good case study in Andhra Pradesh. तो जो लेने के जो रिकवरी के तरीके थे वो they were not good enough. ठीक है. रिकवरी प्रैक्टिसेस, डिग्निटी को कभी भी किसी के घर पहुंच जा रहे हैं, उल्टी सीधे तरीके से बात करना, प्रिवेसी एंड ऑल. सो ऑल दीज इश्यूज वर देयर. ठीक है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट इशू वाज डिमोनेटाइजेशन एंड देयर आफ्टर कोविड के बाद रूरल एरियाज small business ventures took a toll, and they had all these businesses on loans, and as a result of which they failed to repay the loans because their business collapsed during COVID and after demonetization and during COVID. Okay, so this was one reason why they were not able to repay the loans. Another reason was governance issue. Well, there was like loan waiver schemes, so plenty of times लोग लोन ले लेते थे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, anticipating that the government would waive off their loans, which sometimes happened and sometimes it didn't happen. So this was also a reason for poor lending in the microfinance sector. So all these issues led to a collapse of microfinance sector in the country. All right. क्या कर सकते हैं हम लोग रिफॉर्म्स के लिए? हम लोग को स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस लेने चाहिए, वुमेन की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग करें, उनकी क्रेडिट लिटरेसी को बढ़ाएं. ठीक है. उनको लाइवलीहुड सपोर्ट दें, NRLM स्कीम, PM किसान स्कीम, तो उनको थोड़ा सा नच करके उनको फंड्स दे कि उनको फिर से वी शुड मोटिवेट देम टू टेक अप न्यू एंड न्यू जॉब्स और टेक अप न्यू एंड न्यू बिजनेसेस. डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग करें, एथिकल लेंडिंग करें, जो रिकवरी के तरीके हों वो इतने हार्श ना हो. ऑल राइट. एंड द कंक्लूजन कैन बी मूव फ्रॉम डेप्थ लेड इंक्लूजन टू डिग्निटी लेड एम्पावरमेंट. So this was the news about microfinance sector. The last news for today is related to fall of Maoism.
the fall of Maoism in India. Few days back only, you know, the top level Naxal leader Madhavi Hidma was killed by the forces, you know, which was a very big blow for the Naxalite movement in this country. All right, there was a time in 2014. In fact, in 2008 and 9, Naxalism was said to be the biggest internal security threat of this country. And way back in 2013, 2014, approximately 126 districts in 10 states were classified as the most affected, which has drastically reduced to, you know, 12 districts in 2025. You getting it? So Maoism, जो नक्सलाइट मूवमेंट था, जो माओइज्म था, वो इंडिया में इस लेवल पे फैला हुआ था, इस लेवल तक उसका, यू नो, ग्रास रूट लेवल पे उसका इम्पैक्ट था, दैट इट वाज द ऑनरेबल पीएम मनमोहन सिंह हिमसेल्फ सेड दैट नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ दिस country. But with time, with proper models and proper, you know, assistance and proper planning, the Maoism or Naxalite movement has reduced drastically and will definitely fizzle out in you know, by the next year, as our honorable Home Minister Mr. Amit Shah has said that by 2026 Naxalite would be a thing of a past. All right, so let's see the fall of Maoism. Maoism is nothing but an armed movement. It is an armed movement based on Mao ideology. It is based on Mao ideology, Mao Zedong, the Chinese premier, which says, you know, the labor class should go on a revolution. Labor class should go on a revolution and topple the government and take control of power. So that is the ideology which is on which Naxalite movement and Maoism in India is based on, and its seeds were sowed, you know, after the poor implementation of land reforms, which led to heightened inequality in the country, which disenchanted the, you know, the poor peasants in this country, from where this movement started, and it, you know, engulfed whole of the territory in this country. It was said earlier that the extent of left-wing extremism is from Pashupati to Tirupati. Okay? But with slowly efforts, you know, the influence declined. I'll just show you. This is the red corridor, which was the stronghold of Maoism in India. And this is like in 2016 that this was the expanse of Maoism, and in 2024 only few districts are left which have Maoism intact. All right, so good amount of decline. Let us see the reasons. Why this decline. तो देखिए एक बहुत you know, coercive and persuasive techniques and approach गवर्नमेंट ने यूज़ करी, जिसमें गवर्नमेंट ने जो है coercive measures भी यूज़ किए, जैसे कि सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स, नई फोर्सेस लेके आ रहे हैं, लाइक ग्रे हाउंड, लाइक कोबरा बटालियन. स्टेट पुलिस को बहुत ज़्यादा उन्होंने मॉडर्नाइज किया, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस बनाए, ठीक है. And this modernization of state police forces with respect to technology as well काफ़ी ज़्यादा हुआ. Interstate coordination of police बहुत ज़्यादा strong बनाया, ठीक है. CRPF स्पेशली को तैनात किया गया. So plenty of this security related measures लिए गए, जिससे कि coerce किया गया, you know, Naxalites को to give up their arms. And along with these coercive measures, government came up with plenty of developmental assistance as well, जैसे कि surrender कम rehabilitation policy. जो भी माओइस्ट सरेंडर कर देगा तो उसको क्या जो है गवर्नमेंट रिहैबिलिटेट कराने की कोशिश करेगी. रोशनी जैसी स्कीम लेके आई, रोशनी स्कीम, तो ये बेसिकली नक्सलाइट यूथ के लिए थी, स्किल डेवलपमेंट की स्कीम थी वहाँ के लिए. फिर एजुकेशन के लिए के लेवल पे बहुत काम किया गया. डेवलपमेंट के लिए जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेके आए, स्पेशली फॉर नक्सल अफेक्टेड एरियाज ज़्यादा थे उसमें. एंड गवर्नमेंट ने जो है हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कराया, कनेक्टिविटी पे बहुत फोकस किया, इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी. ऑल राइट, एंड अलॉन्ग विद दैट एक
ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म पे बहुत फोकस किया. सो दीज वर फ्यू ऑफ द वेज बाय विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अ बिग ब्लो ऑन दिस नक्सलिज्म इन इंडिया. टेरर फंडिंग को चोक किया नक्सलाइट मूवमेंट की. ठीक है. और इसमें हम देखें सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जैसे कि समाधान डॉक्ट्राइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी ऑपरेशंस. डिक्लाइनिंग कैडर, जो टॉप लेवल जो लीडर्स थे, मिलिट्री लीडर्स थे, उनको एलिमिनेट किया गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस. डेवलपमेंट, रोड्स कनेक्टिविटी बढ़ाया, डिजिटल कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, वेलफेयर स्कीम्स ऑन बेसिस वेलफेयर स्कीम्स बेस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस पे फोकस किया. एजुकेशन में हमने पोर्टा कैबिन्स जैसे इनिशिएटिव्स लेके आए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स. ठीक है. लोकल्स के साथ जो है कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया, लोकल्स के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाए, जिससे कि हमने लोकल्स को अपने साइड पे, गवर्नमेंट के साइड पे आ पाए. स्टेट कोऑर्डिनेशन, देखिए जहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट में काफ़ी सारे स्टेट्स इन्वॉल्व थे, तो स्टेट का कोऑर्डिनेशन इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग, है ना, एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसपे बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोकस कराया. अभी भी कुछ चैलेंजेस रह गए हैं, जैसे कि डिफ़िकल्ट टेरेन है, अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं नक्सलाइट्स के, जहाँ पे दे आर इन अ वेरी रिमोट एंड फॉरेस्ट लोकेशन, स्पेशली इन द दंडा करन्या रीजन. वहाँ पे फॉरेस्ट हैं, तो वहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर अभी भी चल रहा है. सो गेटिंग ओवर इन दोज प्लेसेस इज़ अ रियल चैलेंज, इज़ स्टिल अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है. सोशियो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन अभी भी हो रहा है. जो दीज एरियाज़ जहाँ पे माओइज़म है, वहाँ पे अभी भी जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है. सो वी नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स एज वेल. ठीक है. स्टेट के प्रेजेंस को, गवर्नेंस को हमें और भी इम्प्रूव कराना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू वीड आउट माओइज़म फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ दिस सेंट्रल इंडिया पार्ट्स. ऑल राइट. सो ऑल दिस was for today. So that was the news with respect to Maoism. Thank you very much.